So hello guys and welcome to Sunshine Studies. Today we are going to study microeconomics. My name is Anubhav Chaudhary and today I am going to teach the topic the theory of demand. So first let me ask you, what do you mean by demand? Demand means when a person is willing to buy a particular product and has the ability, that is the purchasing power, to pay for that product, then it is known as demand. So let's get deep into it. So here is the proper definition of demand. Demand means effective desire for a commodity backed up by the ability, that is purchasing power, to pay for it. So let me explain you about the demand. डिमांड होता क्या है कि डिमांड में अगर आपको कोई सामान खरीदना है, आपको मार्केट से कोई सामान खरीदना है और आपके पास उतना पैसा है, उतना काबिलियत है कि वो सामान को आप खरीद सकें, तो वो होता है डिमांड। हम जो कहते हैं कि कस्टमर का डिमांड है, इतना डिमांड है मार्केट में, तो इतना डिमांड है, तो वो सब जितने भी कस्टमर्स का डिमांड है उन सब के पास परचेजिंग पावर है, इसलिए वो चीज को खरीद रहे हैं। तो कोई कस्टमर कोई सामान को खरीदना चाहता है और उसके पास अगर परचेजिंग पावर है तो उसे डिमांड कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज राइटली सेड दैट डिमांड मींस द इफेक्टिव डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड अप बाय द एबिलिटी टू पे फॉर इट। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। So here are the determinants of demand, from which we can determine the things which affects the demand of the whole population. तो इसमें हम जानेंगे कि डिमांड हम कैसे एस्certain कर सकते हैं। डिमांड को मतलब हम किस तरीके से, कौन कौन से प्रोसेस से जान सकते हैं, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर इसमें क्या सेंस मेक करता है कि हम अगर कंज्यूमर का इनकम ज्यादा है किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए, और वो कंज्यूमर का इनकम अगर ज्यादा होगा तभी तो पेमेंट कर पाएगा। सपोज एक कंज्यूमर के पास, लेट सपोज एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज है और सामान का दाम है 40 रुपीज, तभी तो अफोर्ड कर सकता है इस चीज को। अगर सामान उसके पास 60 रुपीज है और हम सामान बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ही कैनॉट अफोर्ड इट। if he has the purchasing power to buy that product, then only he can buy it. If he does not have that much money, then how he could purchase it or purchase that product? So income of the consumer is the first point of determinants of demand. Next आता है prices of related goods. Prices of related goods क्या होता है कि दो सब्स्टिट्यूट्स है। मान लीजिए मार्केट में दो सब्स्टिट्यूट्स है और दोनों में से किसी एक का अगर प्राइस घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा, तो कस्टमर जिस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है उस प्रोडक्ट से अपना इंटरेस्ट को शिफ्ट कर लेंगे। When the price of one goods will increase, then customers will shift their interest to substitute goods. Let's take the example of tea and coffee. Suppose the price of tea will increase, then customers will shift their interest to coffee because coffee's price is lower than the tea. अगर टी, सोचिए टी और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, तो कस्टमर के माइंड में एक अल्टरनेटिव सेट किया रहता है कि अगर ये सामान का दाम बढ़ गया तो दूसरा सामान वो खरीद लेगा। अगर चाय का दाम बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो कॉफी को प्रीफर करेंगे अगर मार्केट में। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स से भी हम पता लगा सकते हैं कस्टमर का डिमांड। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। Now let me tell you how climate affects means how we can ascertain the demand to the climate. अगर मान लीजिए आप दो जगह ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान।
अगर आप अगर आप कोई कंबल को राजस्थान में बेचेंगे तो वो थोड़ी बिक्री होगा, क्योंकि वहां के लोगों का तो डिमांड वो नहीं है। वहां के लोगों का डिमांड है कि वो पतले पतले सिल्क क्लॉथ खरीदना चाहते हैं वो। और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो एक कंबल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वहां सर्दी बहुत है। तो by keeping in mind the climatic condition of a place, we can ascertain the demand of the people in the respective areas. हम अगर क्लाइमेट को भी स्टडी एज ए सेलर, हमें क्लाइमेट को भी स्टडी करना चाहिए कि किस क्लाइमेट में कौन सा सामान बिक्री होना चाहिए। ठंड वाले एरिया में उससे ठंड से बचने का सामान, जैसे कि टी हम बिक्री कर सकते हैं, कंबल बिक्री कर सकते हैं। और गर्मी वाले एरिया में हम सिल्क क्लॉथेस बिक्री कर सकते हैं, एयर कंडीशनर बिक्री कर सकते हैं। सो हियर demand can also be ascertained through the climate of the respective areas. Next is population. You all know that कि population जितना ज्यादा population होगा उतना ज्यादा मतलब हमारा डिमांड बढ़ेगा। जितने ज्यादा चिल्ड्रंस होंगे उतने ज्यादा स्टडी मटेरियल्स का डिमांड बढ़ेगा। जितने ज्यादा रिच पर्सन होंगे, लग्जरी गुड्स का डिमांड उतना बढ़ेगा। सो populations through populations also we can determine the demand. The next comes the advertisement. Now advertisement is a very crucial thing. देखिए करंट ट्रेंड के साथ अगर हम एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है उसी से लोगों का डिमांड भी रहता है कि इस प्रोडक्ट को हमें खरीदना है। When they look at the advertisement, they prefer that, oh, okay, we will purchase this product. Through advertisement, people will get to know about the product and they will demand for that product. And advertisement goes on with amazing emerging trends. Advertisement emerging trends के साथ आगे दिखाया जाता है, और इमर्जिंग ट्रेंड्स को माइंड में रख के लोग उस चीज को डिमांड करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इज also comes under the determinants of demand. Next is customers taste and preferences. Now customers taste and taste keeps on changing. Like for example, आप ले लीजिए एक मछली। एक अभी वेस्ट बंगाल में मछली का डिमांड बहुत है, लेकिन हो सकता है कि लोग इन फ्यूचर में मछली को छोड़कर मीट को ज्यादा प्रिफर करें, वो भी हो सकता है। तो हम उस चीज को माइंड में रखकर हम डिमांड को जान सकते हैं कि लोगों का डिमांड क्या है। द डिमांड्स ऑफ द पीपल कीप्स चेंजिंग and the taste of the people towards the product keeps changing from the time to time. So taste and preferences are also the determinants of demand. So here next comes the law of demand. Here you can see the definition of the law of demand. Other things being equal, the lower is the price, the higher is the quantity demanded. And higher will be the price, the lower will be the quantity demanded. आप समझ गए होंगे। देखिए आप सोचिए खुद, आप मार्केट में गए हैं, ओके, तो मार्केट में जब कोई सामान को आप जब खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं इस सामान का कॉस्ट, बाय गॉड इस सामान का कॉस्ट इतना है, ओ नो ये तो बहुत कॉस्टली है, चलो कोई और सामान देखते हैं, लेट्स सी अदर गुड्स, दिस इज वेरी कॉस्टली। आप यही कहते हैं ना, कोई दुकान को जाते हैं तो सेम थिंग यहाँ लिखा गया है कि जब किसी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है, आप दो सामान ले लीजिए, जिमी चू और एडिडास, इसका सामान ज्यादा बिक्री होता है। आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जिमी चू तो इतना बहुत बड़ा ब्रांड है और एडिडास भी बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जिमी चू बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ज्यादा बिक्री एडिडास का क्यों होता है? क्योंकि एडिडास कंपनी ने ऐसा प्राइस फिक्स करके रखा है
जो कस्टमर्स अफोर्ड कर सके खरीदने को। उधर तरफ जिमी चू ने बहुत ज्यादा प्राइस लगा दिया है। अगर इसने 1000 लगाया तो उसने करोड़ लगा दिया है। तो आप किसके तरफ जाएंगे इतना कॉस्ट में? अगर 1000 रुपया में अच्छा जूता मिल रहा है, ओब्वियसली आप 1000 रुपया की तरफ जाएंगे। तो इसी से हमें पता लगता है कि जितना कम और अफोर्डेबल हमारा प्राइस होगा, उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। और जितना ज्यादा प्राइस हाई होगा, उतना ज्यादा डिमांड तो घटेगा ही ना। क्योंकि लोग डिमांड मतलब प्राइस को देखकर हायर हो जाएगा प्राइस, तो लोग ओ माय गॉड इतना ज्यादा प्राइस हो गया, नहीं 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 नहीं, हम इस सामान को नहीं खरीदेंगे, तो उनका डिमांड ऑब्वियसली घट जाएगा यार। क्योंकि जरूरी नहीं है सबके पास इतना परचेजिंग पावर हो। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, when the price goes up the quantity demanded goes down, and when the price goes down the quantity demanded goes up. Clear? यहाँ आप जानते हैं फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक आता है इनकम इफेक्ट और एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये लॉ ऑफ डिमांड में ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर डिपेंड्स ऑन हिज इनकम। ओके, देखिए मैंने पहले जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में इनकम के बारे में कहा था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक कस्टमर हर एक कस्टमर का एक इनकम का लेवल होता है। ओके, एक कस्टमर अगर कमाने में लाख कमाता है, 1 लाख रुपीज अगर कमाता है ना, तो आप अगर उसको 30 एक प्रोडक्ट का दाम अगर 30 बिलियंस कर देंगे ना, वो प्रोडक्ट बिल्कुल बिक्री नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको क्या इसमें इनकम बहुत इफेक्ट करता है, इनकम इफेक्ट। कस्टमर का परचेजिंग पावर तो होना चाहिए ना। इनकम एक पैरामीटर है कस्टमर के परचेजिंग पावर का। उसके पास जितना इनकम होगा, उतना काबिलियत होगा, उतना तो खरीद सकेगा। अगर आप 2 करोड़ का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए आप 2 करोड़ का सामान बेच रहे हैं, और मैक्सिमम वहां के जिस जगह पर आप बेच रहे हैं, वहां के लोगों का इनकम इनकम लेवल है लेट्स टेक 1 लाख। तो 1 लाख कमाने वाला आदमी 2 करोड़ वाला चीज कैसे खरीद सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कस्टमर्स का इनकम, हमें एक जगह पर बिजनेस करने से पहले ये जानना रहता है कि कस्टमर्स का इनकम लेवल कितना है। हम उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग करके सेलर्स लोग बेचते हैं उस जगह पर। So here we can know that income effect also comes under the factors which affects the law of demand. Okay. Next है substitution effect. Substitution effect मैंने आपको जैसे determinants of demand बताया था, price of the related goods. Okay. If price of one good rises, then demand of another good increases. मान लीजिए स्कूटी और बाइक, मैंने उसमें टी और कॉफी का बोला था, यहाँ ले लेते हैं स्कूटी और बाइक। सपोज एक्टिवा का स्कूटी बिक्री हो रहा है, उधर होंडा का बाइक बिक्री हो रहा है। तो बाइक और स्कूटी एक ही बिरादरी के हैं, एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। अभी मान लीजिए एक्टिवा का स्कूटी में ज्यादा दाम लगा दिया, तो लोग क्या कहेंगे, वो स्कूटी हम नहीं खरीद सकते, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, नहीं बाबा ना, स्कूटी हमसे नहीं होने वाला, चलो स्कूटी से चलते हैं, बाइक बाइक खरीदते हैं। स्कूटी खरीद के क्या करें, इतना ज्यादा दाम खर्चा करके बाइक से हमारा दाम कम हो जाएगा। तो देखा उन्होंने देखा स्कूटी का दाम बहुत ज्यादा हो गया, तो उससे उन्होंने बाइक की तरफ अपना इंटरेस्ट को शिफ्ट कर लिया। तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसी के रिलेटेड अगर कोई चीज होगा और बढ़िया सा, तो एक चीज का अगर प्राइस बढ़ जाएगा ना, लोग इमीडिएटली डिमांड शिफ्ट कर देंगे। आप खुद ही देखिए,
मार्केट में अगर आप जा रहे हैं और ट्रिमर, दो कंपनी का ट्रिमर रखा हुआ है, एक कंपनी का दाम बहुत है, एक कंपनी का दाम थोड़ा कम है, आप कौन सा लेंगे? कम दाम वाले भी लेंगे ना। तो वही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक गुड्स का अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो लोग दूसरे गुड्स की तरफ ही शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और क्या क्या चीज होता है जो लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है? फर्स्ट आता है गिवन गुड्स। व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स, कंज्यूमर्स प्रिफर अनदर गुड। ये देखिए गिफेन गुड्स जो है वो सर रॉबर्ट गिफेन ने 1917 में उस चीज को निकाला था, गिफेन गुड्स वाला कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कोई गुड्स, मतलब नॉर्मल गुड्स, तो लग्जरी गुड्स का बात नहीं चल रहा है यहाँ पर। गिफेन गुड्स में मान लीजिए अगर एक आदमी एक एक सामान का एक सामान का दाम अगर घट जाता है, तो ऐसा भी केसेस आता है कि लोग कम दाम वाला चीज को देखकर सोचते हैं कि ये चीज का दाम कम है, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज को नहीं खरीदना चाहिए। एक होता है ये केस में कि जब सामान घट जाता है तो लोग सोचते हैं कि लो क्वालिटी का है, इसका क्वालिटी कम चुका है, तो वो उससे लेकर दूसरे गुड्स में चले जाते हैं जिसका, और एक सुपीरियर गुड्स में चले जाते हैं और एक बढ़िया से सामान को अपना लेते हैं जिसका दाम बड़ा हो। वैसा भी केस होता है। और जो गिफेन गुड्स होता है वो इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज गुड्स। अब यहाँ आ गया लग्जरी प्रोडक्ट्स। अपने अमीर आदमियों को देखा होगा, वो लोग हमेशा चाहते हैं कि कैसे हाई फाई, और दे ऑलवेज वांट टू परचेज द हाई फाई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच आर मोर कॉस्ट। तो कॉस्ट, जब किसी लग्जरी गुड्स का कॉस्ट जितना ज्यादा होगा ना, अमीर लोग उतना ज्यादा उसको खरीदने को प्रिफर करेंगे। ओके, जितना ज्यादा लग्जरी गुड्स का कॉस्ट होगा उतना ज्यादा अमीर लोग उसको खरीदने के लिए आएंगे और बोलेंगे वाह, ये गुड्स का कॉस्ट ज्यादा है, इस ज्वेलरी का कॉस्ट ज्यादा है, चलो इसी ज्वेलरी को खरीदते हैं, ये हाई क्वालिटी का है, चलो इसी को खरीदते हैं। तो प्रेस्टीज गुड से भी हम देख सकते हैं कि किसका लग्जरी लग्जरी गुड से हम जान सकते हैं कि रिच पीपल का डिमांड क्या है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू प्राइस चेंज। अब लोगों का एक भरोसा रहता है कि हाँ, इसका दाम आगे घट सकता है। जब लोगों को एक अंदाजा लगता है कि इसका दाम आगे घट सकता है तो उनका डिमांड उसके ऊपर बढ़ जाता है। जैसे सपोज एक केस था एक बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया था। कौन से ईयर में आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक ईयर में पेट्रोल का दाम, आई थिंक 2014 या 2013 में पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो पेट्रोल का दाम जैसे ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि पेट्रोल का दाम आगे का हम चेंज करने का सोच रहे हैं, तो लोग प्राइस से खुश हो गए, वाह, अभी पेट्रोल का दाम घट गया, उनका डिमांड बढ़ गया। तो लोगों का एक मन में एक धारणा रहता है कि चलो इसका दाम घटेगा तो इसको खरीद सकते हैं हम। तो ये भी एक प्राइस चेंज का जो लोगों के बीच अंदर धारणा रहता है ना, उसी से भी हम डिमांड को इफेक्ट करता है। लास्टली हियर कम्स द साइकोलॉजिकल बायस। कंज्यूमर यूजेस गुड्स फॉर व्हिच ही बिलीव्स दैट इट इज बेस्ट। अब इसमें क्या करोगे, इसमें है कि कस्टमर कभी कभी एक पर्टिकुलर गुड्स खरीदता रहता है और उसका परमानेंट कस्टमर रहता है। वो सोचता है कि ये गुड्स से अच्छा और कोई गुड नहीं। नेफर। अभी देखिए बहुत सारे पतंजलि जो सामान है, बहुत सारे लोग पतंजलि प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। ओके, बहुत सारे लोग पतंजलि प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं और सोचते हैं कि पतंजलि प्रोडक्ट से अच्छा नहीं है। मेरे केस में ले लीजिए, मैं एक पतंजलि कस्टमर हूँ और मैं पतंजलि का टूथपेस्ट और जो साबुन वो खरीदता हूँ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पतंजलि से और अच्छा कोई सामान नहीं है। ओके,
तो यहाँ से कस्टमर का बायस है, उसके माइंड में सेट हो चुका है कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया है। तो इसी को कहते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ग्राफ्स, इस डिमांड का ग्राफ्स, और उसके पूरा और भी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर इस बारे में डिटेल में जानना है तो जाइए हमारे वेबसाइट www.sunshinestudies.com, और वहां पर आप इस बारे में डिटेल में जान सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।